हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 हिंदी 50 नंबर से पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पंच परमेश्वर कहानी किसका है, पंच परमेश्वर कहानी क्या है, किसने लिखा है। तो इस वीडियो में सभी के बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें कथाकार ने यानी कि लेखक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि जो न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठते हैं वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, और उसके मुख से जो निकलता है वह देववाणी के समान है, यानी कि देववाणी है। यानी कि प्रेमचंद ये कहना चाहता है कि जो भी न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठता है, यानी उच्च आसन पर बैठता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। पंच के पद पर बैठकर ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, एक ही गांव में रहने वाले हैं। दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। दोनों की मित्रता ऐसी गहरी थी कि दोनों खेतीबाड़ी लेन देन भी एक साथ करते थे। जुम्मन शेख शिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा था, और अलगू चौधरी धनी। गांव में धन के कारण अलगू का सम्मान था, तो वहीं विद्या के कारण जुम्मन शेख सबके आदर का पात्र था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी, वह निसंतान थी, यानी कि उसकी संतान कोई भी नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन उसके निकट संबंधी कोई न था। जुम्मन की दृष्टि मौसी के जायदाद पर लगी थी। उसने आदर सत्कार तथा लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन जायदाद की रजिस्ट्री होते ही बूढ़ी मौसी का आदर सत्कार समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बीतने पर उसको भोजन के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, यानी कि भोजन भी देना बंद कर देता है। कौन? जुम्मन शेख। ठीक है। कड़वी बातों की बौछार तो उनकी दिनचर्या बन जाती है। आरंभ में मौसी चुप रहती है, लेकिन बाद में वह जुम्मन से शिकायत करती है। वह अपना खाना खर्चा मांगती है, और जब कुछ होते नहीं देखा तो अंत में पंचायत बुलाने की धमकी देती है। जुम्मन पर इस धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गाइस, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पर पूरी कहानी टिका हुआ है। ठीक है। तो इस दोनों नाम को जरूर याद रखना। जुम्मन कौन था? तो ये पढ़ा लिखा था, और अलगू चौधरी धनी था। आगे है, वह बहुत खुश हो जाता है। उसे विश्वास था कि पंचायत के सभी लोग अपने हैं, निर्णय भी उसके पक्ष में ही होगा। जुम्मन की मौसी गांव में घूम घूम कर लोगों से अपनी दर्द कथा कहती है। गांव में एक पुराने वृक्ष के नीचे संध्या काल पंचायत बैठती है। शेख जुम्मन पहले ही फर्श बिछा रखा था। जुम्मन की ओर से वहां पान, इलायची, हुक्का, तंबाकू आदि का प्रबंध किया जाता है। सूर्यास्त के बाद पंचायत आरंभ होती है। वहां गांव के बड़े बूढ़े सभी जमा होते हैं। जुम्मन अपनी मौसी को पंच चुनने के लिए कहता है। जुम्मन की मौसी अलगू चौधरी को अपना पंच चुनती है और अपनी दर्द कथा पंचायत में रखती है। अलगू चौधरी के पंच चुनते ही जुम्मन शेख प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं। अलगू उसका मित्र है और निर्णय भी उसके पक्ष में ही होगा। चौधरी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है और जुम्मन से पूछता है। जुम्मन कहता है कि जायदाद इतनी नहीं है कि मौसी को अलग से माहवार यानी कि भत्ता दिया जा सके। साथ खाना पीना चाहती है तो खुशी से खाए। औरत से लड़ाई की बात तो हर एक घर में हर दिन होती है, इसमें उसका कोई बस नहीं है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वह पूरा कानूनी आदमी था। वह जुम्मन शेख से जिरह आरंभ कर देता था, जिसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। निर्णय का समय आता है। अलगू चौधरी पंचों का फैसला सुनाता है कि जुम्मन की मौसी को माहवार खर्च दे, यानी कि भत्ता दिया जाए, नहीं तो हिब्बा रद्द माना जाएगा, यानी कि रजिस्ट्री रद्द माना जाएगा। इस फैसले से जुम्मन की मौसी को जहां संतोष होता है, वहीं इस फैसले को सुनकर जुम्मन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास हो गया था कि अलगू की दोस्ती झूठी है। इस फैसले से अलगू और जुम्मन की मित्रता की नींव हिल जाती है। दोनों की दोस्ती टूट जाती है। जुम्मन अलगू का जानी दुश्मन बन जाता है और अलगू से बदला लेने के लिए अफसर ढूंढने लगता है। वह अफसर भी सीधी आ जाता है, यानी कि बहुत जल्द ही आ जाता है। अलगू चौधरी ने बटेसर से एक बैल की अच्छी जोड़ी खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पंचायत के ठीक 1 महीने बाद ही एक बैल मर जाता है। अलगू को यह संदेह होता है कि जुम्मन ने ही उसे जहर देकर मार दिया है। इस कारण अलगू और जुम्मन की पत्नी में काफी झगड़ा होता है। अलगू को बचे हुए बैल का जोड़ा नहीं मिलता है। लाचार होकर उसने उसे बेचने का निर्णय किया। उसी गांव में एक समझू साहू है जो इक्का गाड़ी पर गांव से गुड़, घी आदि मंडी ले जाता था और मंडी से तेल, नमक आदि लाकर गांव में बेचता था। समझू साहू मोल तोल करके 150 रुपये चुकाने का वायदा करके बैल को खरीद लेता है, यानी कि पैसा देता नहीं है बल्कि उधार खरीदता है। समझू साहू अपने व्यापार पर ज्यादा और बैल पर कम ध्यान देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1 महीने में ही उसके बैल की हड्डियां दिखने लगी। एक दिन शाम को गांव वापस आ रहा था कि बैल के पांव लड़खड़ाने लगती है। कोड़े की मार से वह ऐसा गिरता है कि फिर कभी नहीं उठता। समझू साहू को बैल मरने का दुख नहीं होता है, जितना कि रास्ते में सामान के साथ फंस जाने का होता है।
वह किसी तरह अपने घर पहुंचता है। जब अलगू बैल का दाम मांगने जाता है तो उसे चुकाने से वह आनाकानी करने लगता है। एक दिन तो हाथापाई की स्थिति आ जाती है। कुछ लोग रोकथाम करते हैं और अलगू चौधरी को पंचायत करने की राय देते हैं। पंचायत लगती है। समझू साहू और अलगू चौधरी का मामला पंचायत के सामने आता है। समझू साहू जानबूझकर शेख जुम्मन को पंच चुनता है। अलगू को इससे बड़ी निराशा होती है। उसका कलेजा धक धक करने लगता है। उसे पूरा विश्वास था कि पुराने बैर के कारण जुम्मन उससे बदला अवश्य लेगा, पर उत्तरदायित्व का ज्ञान पथ से विचलित व्यक्तियों को मार्गदर्शन कराता है, उसके संकुचित विचारों में सुधार लाता है। जब जुम्मन ने सरपंच का पद ग्रहण किया तब इस उत्तरदायित्व ने उसके हृदय में न्याय और धर्म का ज्ञान उत्पन्न कर दिया। दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात जुम्मन ने निर्णय दिया, समझू साहू अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम दे। जिस समय बैल लिया गया था वह स्वस्थ था। बैल की मृत्यु समझू साहू द्वारा बहुत कठिन काम लेने से हुई है। जुम्मन ने सत्य और न्याय का पक्ष लेकर अलगू के पक्ष में फैसला सुनाता है। जुम्मन के फैसले को सुनकर अलगू चौधरी फूला न समाया और बोल उठता है, पंच परमेश्वर की जय। चारों ओर यही प्रतिध्वनि होती है। जुम्मन अलगू के पास आता है और गले से लिपट कर कहता है, पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन, वह सिर्फ न्याय का दोस्त है। इस घटना के पश्चात जुम्मन और अलगू दोनों को सत्य और न्याय का वास्तविक अनुभव होता है। दोनों के हृदय का मेल घुल जाता है और मित्रता की मुरझाती हुई लता फिर से हरी हो जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, जब अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के मौसी का पक्ष लिया तब जुम्मन शेख ने उसे दुश्मन मान लिया था। जब जुम्मन शेख ने खुद पंच के पद पर बैठा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन, वह न्याय का दोस्त होता है और सही निर्णय सुनाता है। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो अलगू चौधरी ने मौसी के पक्ष में निर्णय सुनाया वह बिल्कुल सही था, क्योंकि वह पंच हमारा दोस्त नहीं था बल्कि वह न्याय का दोस्त था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।